ऐसा लगना चाहिए कि मैं ले रहा हूं। एक अनुवाद है जिसमें कहा गया इंडियन पाइप। क्या ठीक हो सकता है? पाइप की जो परिभाषा वहां है, क्या हुक्का इंडियन पाइप है? दूसरे ने कह दिया इंडियन सिगार, काम चला गया। लेकिन भैया मेरे उस कहानी में आगे ये आता है कि उसने हुक्के की नलकी निकालकर बच्चे को पीटा। सिगार में से क्या निकाल के पीटेगा? सिगार में से क्या निकाल के पीटेगा वो बच्चे को? नहीं काम चलता। एक ने क्या अर्दन पाइप, अर्दन यानी ये इसका मिट्टी का, तो मिट्टी का पाइप जो कह रहा है वो असल में उसकी चिलम के लिए, केवल चिलम नहीं है ना, वो पूरा हुक्का है जिसमें चिलम भी है, उसका पूरा नीचे का हिस्सा। जो हमारे दोस्त राजस्थान से हैं वो जानते होंगे, या हैदराबाद में उसके क्या क्या नाम होते हैं, उसके हर चीज का उसकी जो नलकी है उसका अलग नाम है। तो नीचे जो पीतल का या कई बार मिट्टी का बना हुआ उसका बेस होता है, उसका अलग नाम है। हर चीज उसके पास कम से कम 4-5 तो हिस्से हैं। उसको तैयार करने का भी अपना तरीका है। चुगत लगाई जाती है, पता नहीं आप लोग जानते हैं? कोई मेरे क्षेत्र का कोई नहीं लेगा। हमारे यहाँ खड़ी बोली क्षेत्र में जो होता है ना, चिलम पे तंबाकू के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का एक थैला जैसा वो लगाया जाता है। गिट्टी, हाँ गिट्टी ये आधुनिक शब्द है उसका, वो है चुगद। उसके लिए जो शब्द है वो चुगद है हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब इतनी सारी चीजें एक हुक्के, अब हुक्के की कंसेप्ट समझाइए ना आपको। अब उसमें और भी चीज है कि हुक्का जो है वो सबसे कम खतरनाक स्मोकिंग है, क्योंकि धुआं पानी में से ठंडा होके आता है। हमारे फेफड़ों तक गर्मा गर्म धुआं नहीं पहुंचता। अगर आपको पीना ही है तो इसलिए भारतीय सिगार, हाँ चौथे ने उसका नाम दिया इंडिजिनस पाइप। और जो बेस्ट अनुवाद माना गया वो ये ही लिखा गया। और अब हुक्का जो है वो बाकायदा जो अंग्रेजी शब्दकोश है वो स्वीकृत शब्द है, और नीचे हुक्के का चित्र देके एक पैराग्राफ लिखा गया जो सारी बकवास है। हुक्का क्या होता है समझाया गया। मान लीजिए कि हम एक कविता पढ़ रहे हैं कि किरण के अंतराल में प्रसाद की कविता है, उनके नाटक चल रहे, तो अंतराल में लोग छिपकर चलते हो तो हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? इस कविता में एक सांस्कृतिक बिंदु है जिसे आप कहते हैं परंपरागत भारतीय स्त्री की लज्जाशीलता। अब आपको उसे समझाना पड़ेगा कि परंपरागत भारतीय स्त्री की लज्जाशीलता क्या है, घूंघट का क्या महत्व है। यहाँ सिर्फ घूंघट का विरोध करने से काम नहीं चलेगा। घूंघट का विरोध यहाँ करते हैं तो ठीक है, लेकिन घूंघट का एक सांस्कृतिक महत्व है। अवगुंठन, पर्दा, किनसे हमें पर्दा करना होता है, ये सारा इसके भीतर छुपा होता है। तो कविता मैं ये कह रहा हूँ कि 3 धरातल जो है हम मोटे मैंने सारी बात आपसे की, ये है कविता शिक्षण के 3 धरातल अगर हम बना करके चलें तो हमें पता चलेगा कि हम जो कविता पढ़ाते हैं उसमें सही नहीं पढ़ाते। तो जब क्या पढ़ाते हैं, शब्दार्थ पढ़ाने के बाद में उसका एक अर्थ कर देते हैं। उस कविता के माध्यम से भाषा के, साहित्य के और संस्कृति के कौन से बिंदु हैं इन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। अब मेरे साथ में आपसे इसी रचना को पढ़ाते समय जिस मॉडल की मैंने बात आपसे कही, इन अब 3 बिंदुओं को मैं 6 पॉइंट्स में बोलता हूँ, आप चाहें। पहली चीज ये है कि किसी कविता को पढ़ाते समय हमें उसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है विद्यार्थी को ये बताना चाहिए। जिसे आप कहते हैं ना कि पूर्व प्रश्न इत्यादि जो होते हैं ना, कक्षा में जाने से पहले, कक्षा में जाकर के आप तैयारी का जो प्रश्न पूछते हैं
जिससे कि उसे जोड़ा जा सके। अब हम मान लीजिए प्रसाद की एक कविता के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने अंतराल में, तो कैसे इसे साहित्यिक पृष्ठभूमि से जोड़ेंगे। हमें बच्चों को थोड़ा सा हमें याद दिलाना पड़ेगा कि भाई जो है वो कितने कालों में विभाजित है। अब पिछले काल छोड़ दो, जैसे आधुनिक काल पर आए तो फिर आधुनिक काल को कितने हैं, ठीक है। फिर वो उसने बता दिया, उसने आपको भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग आगे पीछे बताया, तो क्रम बनवा दीजिए। फिर आप आ गए प्रसाद युग पर, यहाँ आकर के रुक जाइए, तो प्रसाद क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, आगे भागने की जरूरत नहीं है। जब प्रसाद तक आ गए तो अब प्रसाद में या छायावाद युग कहेगा, भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद। छायावाद आते ही छायावाद में कौन कौन कवि है इत्यादि ये चीज आ गई। तीन कवि, एक कवियत्री, चार जो है मिला करके छायावाद का चतुष्टय कहा जाता है। कवित्रय या छायावाद चतुष्टय, कवित्रय में प्रसाद। ये पृष्ठभूमि है, साहित्यिक पृष्ठभूमि। इस पृष्ठभूमि के साथ विद्यार्थी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन यही छायावाद, ये हमारी दूसरी जो पॉइंट है वो बनेगा साहित्यिक रूढ़ियां तथा समीक्षात्मक प्रतिमान। साहित्य पहला है साहित्यिक पृष्ठभूमि, दूसरा है साहित्यिक रूढ़ियां तथा समीक्षात्मक प्रतिमान। अगर आप कबीरदास को पढ़ाते हैं उस तरह आप प्रसाद को नहीं पढ़ा सकते। या जिस तरह मैथिली शरण को पढ़ाते हैं उस तरह भी जयशंकर प्रसाद को नहीं पढ़ा सकते। जयशंकर प्रसाद को पढ़ने के लिए हमें छायावाद की कंसेप्ट जाननी जरूरी है। जैसे कबीरदास को पढ़ने के लिए हमें बात को जानना जरूरी है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाए। कहेंगे कबीरदास तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, पता नहीं क्या क्या सिखा रहा है, सिखाने लग रहा है, बच्चों को खराब कर रहा है क्या, क्लास में निकालो। बड़ी बड़ी जब हुआ पंडित भयानक हुए, ढाई जाकर प्रेम का पढ़, इतना आवारा कभी। ये कह रहा है कि पोथी पढ़ी जब हुआ पंडित भयानक हुए, हम क्लास में किताबें पढ़ने के लिए कह रहे हैं और फिर हम कहेंगे देखो ये सारी किताबें बेकार है, कबीरदास कह के गए, इन्हें पढ़ के कोई विद्वान नहीं होता, बस एक चीज सीख लो, प्रेम करो। घूमिए, दिल तो बच्चा है इश्क इश्क मोहब्बत मोहब्बत, मेरा पिया घर आया हो राम जी, वो भी कबीरदास है, ये रचना भी कबीरदास की है। अब जब तक आप कबीरदास का प्रिय है क्या भला, ये कबीरदास है, ये कबीरदास की किताबें जलाने के लिए नहीं कह रहा है, किताबों को जलाने के लिए कह रहा है जिन किताबों ने मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद किया है, जिन्होंने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया है। ये सिर्फ पुरुष और स्त्री के प्रेम की बात नहीं कह रहा है, ये मानवीय प्रेम की बात कह रहा है, ये आध्यात्मिक प्रेम की बात कह रहा है। पोथी बड़ी बड़ी जो हुआ। अब देखिए इस कविता को आप कई सारे अर्थ दे सकते हैं। पोथियां पढ़ी, एक ने कुरान पढ़ा, एक ने गीता पढ़ी और अयोध्या कांड, गिर गई बाबरी मस्जिद, तो क्योंकि पोथियां पढ़ी लोगों ने, इसलिए कबीर कहता है जो भया पंडित भया, जो पांडित्य है, जो विद्वत्ता है, जो ज्ञान का प्रकाश को प्राप्त नहीं हुआ पुस्तकों से और अंधेरा पैदा हो गया, वे किताबें जो आदमी को आदमी से दूर करे जलाने लायक, उनके स्थान पर वो कहता है भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। इस वातावरण में जबकि चारों तरफ सांप्रदायिकता का विष फैल रहा है, मनुष्य और मनुष्य की ये इसका सामाजिक पहलू है। लेकिन इसी कविता का एक आध्यात्मिक पहलू है। आध्यात्मिक पहलू को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आध्यात्मिक पहलू को, सामाजिक पहलू के लिए तो हमें उस समय की सामाजिक परिस्थितियां जाननी पड़ेगी। आध्यात्मिक पहलू के लिए हमें जानना पड़ेगा
अद्वैतवाद भक्ति, वो जो भक्ति और अद्वैत है वो ये कहता है, नारदीय भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र में क्या है, परम प्रेम रूपा। भक्ति की परिभाषा है कि वह परम प्रेम है, एब्सोल्यूट लव, अनकंडीशनल लव। उसकी विशेषता है, उसकी शर्त है समर्पण। भक्ति जिसे कहा गया, शुद्धाद्वैतवाद में जिसे कहा गया, अब ये सारे शब्द आ रहे हैं तो उदाहरण दे रहा हूं। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, भक्ति, पुष्टि मार्ग, ये जानने पड़ेंगे ना। इन्हें नहीं जानेंगे तो हमारी समझ में कबीरदास नहीं आएगा, हमारी समझ में नानक नहीं आएगा, हमारी समझ में सूरदास नहीं आएगा, हमारी समझ में जो पागल होकर घूम रही है, कब कृष्ण और कब तू पैदा हुई है, 10,000 साल बाद, 5,000 साल बाद, लेकिन आज गा रही है जाके सिर मोई, जाके सिर मोई। ये कहने का जो है, अब ये जानने के लिए हमें पड़ेगा जो कि भक्ति का संबंध, साहित्यिक रूढ़ियां और समीक्षा रचना के लिए भिन्न प्रकार की साहित्यिक रूढ़ियां होती है। अपनी साहित्यिक रूढ़ियां है क्या है, तब आप बताएंगे। छाया, प्रकृति का मानवीकरण है ना, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी कक्षा के बच्चे को भी बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, शब्दों में नहीं बताएंगे। आप उसे कहेंगे कि वहां प्रकृति का चित्रण ऐसे किया जाता है जैसे कि जीवित मनुष्य हो, मनुष्यों का चित्रण ऐसे किया जाता है जैसे कि वे अमूर्त रूप में भाव और प्रकृति की लताएं हो। बड़ी गीत है संदेरी का पहला ही गीत, निशा की धो देता राकेश चांदनी में जब अलगे, कली से कहता था मधुमास बता दो मधुमतिया का। ये कविता एक बार यही वर्कशॉप हुई थी, उसमें ये तय किया गया कि कक्षा नवोदय विद्यालय के पाठ्यक्रम में रखी जाए। तो इस कविता को लेकर के हम लोग, ये बावली में एक नवोदय विद्यालय है, इंदिरा नगर है, उधर कहीं नवोदय विद्यालय, वहां लेकर के और मास्टर जी को उस कविता को पढ़ाने के लिए कहा, इसको पढ़ी है, हमारी उनकी कविता है महादेवी जी की, और पढ़ाते हैं। तो 4-5 लोग पीछे बैठ गए, कक्षा चल रही है, अध्यापन शुरू किया। तो निशा की धो देता राकेश का उन्होंने अर्थ किया कि चांदनी रात में राकेश ने निशा की हल्के धो करके धो दिया। तो अब अगर यही मालूम नहीं है कि भाई ये निशा और राकेश जो है ये प्रेमी और प्रेमिका नहीं है, कोई लड़की निशा और उसका चाहने वाला राकेश नहीं है, तो यहाँ नायिका बनाया है, राकेश नायक बनाया है, और जो चांदनी रात है उसकी करने के लिए कवि ने एक रूपक क्या की है, ये है साहित्यिक रूढ़ियां, जिनकी जानकारी मुझे पढ़ाते समय मुझे वो नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ये मेरी तैयारी का हिस्सा है। अगर भक्ति क्या है तो भक्ति पढ़ाऊंगा कैसे? मैं करता हूँ श्रद्धा भक्ति, जिसमें मूल बात ही एक श्रद्धा और भक्ति में अंतर क्या है, पहले मैं तो समझ लूं। या रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, भाव या मनोविकार, छोटा सा निबंध है। पहले मैं तो समझ लूं कि मनोविकार और मनोविकृति में क्या अंतर है, अगर मैं तो गड़बड़ हो जाए। तो जो दूसरा बिंदु है कक्षा शिक्षण का अध्यापक की दृष्टि से, वह है साहित्यिक रूढ़ियां और समीक्षात्मक प्रतिमान, या साहित्यिक रूढ़ियों और समीक्षात्मक प्रतिमानों की जानकारी। अब ये किस लेवल पर आप किस विद्यार्थी से आप बात करें, उसके अनुसार आपको उतनी ही जानकारी जो है उसे देनी होगी। कबीरदास प्राइमरी में भी पढ़ाए जाते हैं और कबीरदास पर आज भी रिसर्च हो रहा है। प्रेमचंद प्राइमरी में भी पढ़ाए जाते हैं, आज भी रिसर्च हो रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि जो बात एमए के विद्यार्थी से कहने की है वो प्राइमरी के विद्यार्थी से कहेंगे, लेकिन वहां उसके कहने का तरीका बदल जाए, बात वही है। आप तथ्य को नहीं बदल सकते। एक वैज्ञानिक लेखक है, अब तो नहीं रहे, गुणाकर मूले, पता नहीं आपको
वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लिखने वाले गुणाकर बुले, उनसे मेरी मुलाकात एक बार तिरुपति में हुई, एक सेमिनार में, छोटे से आदमी, सैकड़ों किताबें उनकी लिखी हुई, पद्मश्री पद्मभूषण पता नहीं क्या क्या उन्हें मिले। उनसे मैं उनका बचपन से फैन रहा हूँ। साइंस पर लिखते हैं, गणित क्या। मैंने पूछा आप वैज्ञानिक विषय पर लिखते कैसे हैं, कैसे तय करते हैं कि कैसी भाषा का प्रयोग करें। तो उन्होंने विषय पर 3 किताबें लिखता हूं। मान लीजिए एक रिसर्च सामने आई, नैनो टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी या चंद्रमा से संबंधित या मंगल से संबंधित कोई खोज सामने आई, तो वो कहते हैं मैं 3 किताबें लिखता हूं। पहली किताब विद्वानों के लिए भाषा, वैज्ञानिक भाषा, पारिभाषिक शब्दावली के साथ में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, और ये किताब बड़ी छोटी सी होती है लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हिंदी में लिखती। दूसरी कॉमन मैन के लिए लिखता हूं, जिसमें इन सिद्धांतों की व्याख्या के साथ में लिखा जाता है। वहां जब मंगल की ग्रह की बात की जाएगी तो साथ साथ बता भी देगा ग्रह किसे कहते हैं। वैज्ञानिकों को बताने की जरूरत नहीं, उन्हें पहले से पता है। बच्चों के लिए लिखता हूं, ज्यादा कहानी के माध्यम से कहा जाता है, किसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से कहा जाता है, एक फैंटेसी के माध्यम से कहा जाता है। आप देखिए फैंटेसी इतनी लोकप्रिय होती है। कौन सा एक उपन्यासकार है ना, वो 5 जिसकी सीरीज आ चुकी है अंग्रेजी में, हैरी पॉटर। कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ तर्क संगत है उसमें, लेकिन क्योंकि फैंटेसी है, यहां से घुसे और वहां निकल गए। किस काल में मेट्रो में क्या चल रहा है, एक टाइम मशीन है, टाइम मशीन में बैठते हैं और अपने भविष्य से भूतकाल में आकर अपने माँ बाप को ठीक करता है। कौन सी पिक्चर है वो? क्रिश भी है सर। हाँ, एक्शन रिप्लेट। वो भूतकाल भविष्य से आता है, आकर के अपने माँ बाप के संबंधों को ठीक करता है। ये कहने का तरीका है रोचक बनाने का किसी चीज। असल चीज तो कहना तो यही है कि भाई संबंध जो है, यदि आज के संबंध मधुर नहीं होंगे तो कल की आने वाली पीढ़ियों के संबंध मधुर नहीं होंगे। ये संदेश है, इसमें ध्यान जाता है क्या? संदेश इतना ही है कि प्रेम के बंधन मधुर हो तो न जीवन और है कुछ। आदमी बस आदमी के प्रेम की, आदमी बस आदमी के प्रेम की खातिर बना है। प्रेम के बंधन मधुर हो तो न जीवन और है, आदमी बस आदमी के प्रेम की खातिर बना है। तो लेकिन संदेश जो है उसको भी ध्यान में रखना है। इसके लिए हमें तीसरा जो हमारा बिंदु है इस पर जाना होगा, और वह है साहित्यिक कृति या उसका टेक्स्ट जो है उसको पूरी तरह से जो हमारे साथ उसको पढ़ेंगे। इसमें इस पाठ को पढ़कर चौथे बिंदु पर पहुंचेंगे। और चौथा 2 शब्द दूंगा मैं मित्रों आप लोगों को, और बुनावट। बनावट और बुनावट, यानी ये जो वास है इसकी बनावट तो ये है कि ये नीचे से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, ऐसे है, यहाँ पर इसमें ये इसकी बनावट, ठीक, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर। और बुनावट क्या है? इस स्ट्रक्चर के ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है, पेरिस में और क्या मिलाया गया है उसमें नहीं, या इसके ऊपर जो ये चित्र बने हुए हैं, ये जो भी ये जो इसके ऊपर रंग रंगा गया है, ये रंग कैसा है, इस रंग के द्वारा जो आकृतियां बनी हैं, ये आकृतियां किस तरह से रिपीट हो रही हैं, 2, 3, 4, 5 बार ये क्वेश्चन मार्क जैसा यहाँ लगा है, ये इसका टेक्सचर है। स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, बनावट और बुनावट।
हमें किसी कविता के अर्थ तक पहुंचने के लिए कवि का जीवन जानना उतना जरूरी नहीं होता, जिसके लिए हम बहुत आगे फिरते हैं। जैसे आप जीवनी दे दीजिए, मैत्रेय पुष्पा की कहानी पढ़ा ली है, मैत्रेय पुष्पा की जीवनी दे दी। अरे जीवनी से नहीं, उस कविता या उस कहानी में घुसिए अंदर घुसने का मतलब इसकी बनावट और इसकी बुनावट को जानिए। ये फूल, पहली चीज इसकी बनावट, और दूसरी चीज इसकी एक एक पत्ती की बुनावट। बनावट में तो ये आ गया कि इसमें 10 पंखुड़ियां हैं। ये पंखुड़ियां इस तरह से जुड़ी हुई है, एक केंद्र पर जुड़ी हुई है। बाहर की पंखुड़ियां बड़ी हैं, भीतर की पंखुड़ियां क्रम से, और उसके बीच में अंदर जाने पर एक पुंकेसर है, परागकण है। ये तो नकली फूल है, मैं असली फूल की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने बॉटनी पढ़ी हो वो जानते होंगे। ठीक, और वो जो अंदर, अब टेक्सचर में घुसेंगे आप, जो अंदर इसमें दो वो रहते हैं ना, फूल के अंदर जब आप जाएंगे दो ऐसे बिल्ली की मूंछ जैसे दिखाई देंगे, उनमें एक मेल है एक फीमेल है। ये उसका टेक्सचर है। उसकी जो हल्की सी पीले रंग की या लाल रंग की जो धूल है, वो पराग केसर, वो उसका टेक्सचर का हिस्सा है। स्ट्रक्चर और टेक्सचर कविता में, किसी भी साहित्यिक कृति में आपको इसे जानना पड़ेगा। कहानी पढ़ा रहे हैं तो ईदगाह शुरू कैसे हुई? ईदगाह के वर्णन से शुरू किया, बांध लिया आपको अपने साथ, खत्म की जगह कर रहा है। ईदगाह के वर्णन से शुरू किया, बांध लिया आपको अपने साथ, खत्म की जगह कर रहा है। माँ डांट रही है, नानी डांट रही है, दादी कह रही है, कैसा नासपीता लड़का हुआ, 4 आने पैसे थे उसमें भी ये ले आया, पता नहीं कैसे कैसे मैंने बचाए थे, और वो रोना शुरू कर देती। यानी तो डांट रही है, गुस्सा कर रही है। अगले ही क्षण क्या होता है? बेटा कहता है, वो कहता है, बच्चा दादी या नानी जो भी है उसको मैंने देखा था, नानी तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी सेकते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा ले आया। दृश्य तो बदल जाता है, जिसे आप कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। एकदम जो माँ जो है या नानी जो भी दादी जो भी आप उसे कह रहे हैं, असल में तो माँ ही है। वो मन तो माँ वाला मन जो है, माँ और बेटा का संबंध ही है। वो चाहे वो दूसरी पीढ़ी में दिखाया, वो जो है अभी क्रोध से उबल रही थी, उस बच्चे को मूर्ख जान करके एक ऐसा पूरा जलेबी खानी थी, आइसक्रीम खानी थी, रखे हुए आ रहा है, कंधे पर रख के आ रहा है बंदूक की तरह से, चिमटा लाए, है ना, बड़ा अच्छा वर्णन है। लेकिन जैसे ही बच्चा ये बात कहता है, ईदगाह चूमते रहे खरीद, ईदगाह पर आज सब भी चिमटे रहे, बिना वक्त बूढ़ा हुआ सारा गांव। बेवक्त बूढ़ा जो बचपन हो गया, वो बच्चा गरीबी ने जिससे बचपन छीन लिया, उसकी पूरी पीड़ा जहां इस एक वाक्य में सिमट के आ जाती है कि माँ जो है वो अमीना है ना उसका नाम, खपक खपक के रोना शुरू कर देता, कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ कहानी खत्म होगी। तो ये क्या है? इस कहानी का स्ट्रक्चर, कैसे कहानी शुरू हुई, ईदगाह पर जाने के लिए मेले की तैयारियां जोरों पर है, एक उत्साह का वातावरण, खत्म कहाँ हो रही है? एंड के साथ, और जहां उस बच्चे को जो है वो अपनी छाती से लगा करके रोना शुरू कर। कभी लेखक कुछ नहीं बोलता, अब आपको बोलना है, अब आप कल्पना कीजिए। फिर अब इसके टेक्सचर में, ये तो हुआ स्ट्रक्चर, टेक्सचर क्या है? कहानी को कैसे बढ़ाया? चारों तरफ देखते जा रहे हैं, बच्चे बात करते जा रहे हैं, एक इकोनॉमिक स्टेटस है उन बच्चों का, वो उनकी बातों से स्पष्ट होता है। कौन किसका बच्चा है तो उसका जेब में कितने पैसे हैं, उसका कुर्ता कैसा है, फिर जब ज्ञान आपको दिखाई देता है, कौन क्या क्या खरीदता है, और जो असमय बूढ़ा हो गया है कैसे अपनी सारी इच्छाओं को मारता है हर जगह। अगर आप इस दृष्टि से देखें उस पूरी कहानी को कि एक ऐसा बच्चा बचपन को
गरीबी ने मार दिया। प्रेमचंद उस बच्चे को खड़ा कर रहे हैं पूरा, और वो किस तरह से अपने अभाव को ढकने के लिए एक अपनी ईगो निर्मित करता है। देखिए मनोविज्ञान हम क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है कि हमारे जो अभाव होते हैं उन्हें कंपनसेट करने के लिए हम अपनी एक ईगो खड़ी कर लेते हैं, अपना अहम निर्मित करते हैं। वो बच्चा अपना एक ऐसे, जब वो कहता है ना मेरा सिपाही है, अरे तेरा सिपाही क्या है, एक चिमटा लगेगा तो अभी वगैरह वगैरह कई तरह की बातें। अंत में जब वो खाने की बात, जब खाना क्या है जी, पेट खराब हो जाता है, जलेबी खाने से मक्खियां बैठी है मिला रही है अपने, यानी किस तरह से हर जगह वो तर्क दे रहा है। ये क्या चीज है, ये उस कविता का, सॉरी उस कहानी का टेक्सचर है, ये बुनावट है। तो कविता के स्तर पर हम इसे देखें कि किसी कविता को कैसे निर्मित किया, उसका जो बाह्य आकार है वो कैसे तैयार किया, अपने विचार को, अपनी भावना को उस कविता में संप्रेषित करने के लिए कवि ने क्या किया। तो जो दो स्तर बने यहाँ पर, एक स्तर है साहित्यिक कृति का गठन, गठन यानी स्ट्रक्चर या बनावट। इसमें कौन सा छंद है, तो बनावट का हिस्सा है। कितनी पंक्तियों की कविता है, कहाँ इसका क्लाइमैक्स है, कहाँ इसका बीज शब्द है। मैंने कहा ना कि भाई 8 पंक्तियों की कविता है, पहली जो 4 पंक्तियां हैं। अब जब इसके आप टेक्सचर में जाएंगे, अगला जो घटक है वह है बुनावट। बुनावट उस कृति की, उस कविता की बुनावट। बुनावट में तब आप देखेंगे कि पहली जो 4 पंक्तियां हैं, इसलिए उदाहरण आज का दे दिया आपको, लेकिन वहां जो दाने आने का संबंध जो है ये कि जैसे सांस आ गई, जीवन आ गया, और उस जीवन का प्रतीक उसने किससे बनाया, कव्वे के पांख खुजलाने को। बाद में पहली चीज पे दाने आ गए, दाने आए तो क्या होगा, फिर कविता में ऊपर जाना पड़ेगा आपको। कैसे, आप देखिए ऊपर कीजिए नीचे मुड़ो, ऊपर कहा था चूल्हा रोया चक्की रही उदास। अब दाने आए तो क्या होगा, दाने ऐसे नहीं खाए जाएंगे ना, चक्की की उदासी खत्म होगी। सबसे पहले दाने आए तो भैया रोटी बनानी है तो कैसे बनेगी, उस दाने को पीसना है, चक्की की उदासी खत्म होगी। उसका उल्लेख नहीं है, बल्कि उल्लेख क्या है, धुआं उठा आंगन से ऊपर, चूल्हा रोया। जो चूल्हा कई दिन से रो रहा था का मतलब, चूल्हे का रोने का मतलब क्या है कि इतने हालत शिकस्ता है पूरे घर की कि चूल्हा जो है, चूल्हे का न जलना, चूल्हे, किसी घर में चूल्हा न जले, इसे क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में घर में जैसे दिया जलाना रोज जरूरी है, ऐसे चूल्हे का जलना भी जरूरी है। अगर सुबह से, ये तो अब आपको हमारी संस्कृति फास्ट फूड वाली संस्कृति हो गई ना, अन्यथा यदि घर में चूल्हा नहीं जला तो उसका अर्थ क्या है कि घर में मातम है, मौत के घर में चूल्हा नहीं जला। फिर वही सांस्कृतिक बिंदु आ रहा है, चूल्हा रोया, इसलिए रो रहा है वो चूल्हा, तो मातम था, एक तरह का शोक का वातावरण। उस शोक के वातावरण में, यानी जब मृत्यु हो जाती है, हमारे यहाँ ये है कि पड़ोसी या रिश्तेदारों के घर से खाना आता है कुछ दिन का, और जिस दिन शोक समाप्त होता है उसका प्रतीक ये होता है कि उस घर में चूल्हा जलता है, भट्टी लगती है और धुआं ऊपर उठता है। सोचिए कविता में एक चीज कैसे आ रही है, धुआं उठा आंगन से ऊपर, आंगन से ऊपर धुआं उठा, इसका अर्थ है कि चूल्हा जल गया है। चूल्हा जल गया है का अर्थ है दाने आए थे, तो बीच की जो स्थिति है अर्थात चक्की का काम हो चुका। अब वो जो है ना जीव जंतु, छिपकली और चूहे वगैरह, उनकी जिक्र नहीं करता, अब जिक्र करता है कवि कव्वे, घरेलू वातावरण कव्वे का। यहाँ एक दूसरी चीज के भारतीय ग्रामीण जीवन में 5 ग्रास निकाले जाते हैं।
पहला ग्रास अग्नि के लिए, एक ग्रास कौवे के लिए, एक ग्रास कुत्ते के लिए, एक ग्रास गाय के लिए और एक ग्रास किसी अतिथि। इसलिए कौवा और कुत्ता घर के आसपास मंडराते रहते हैं। जैसे ही रोटी का समय होता है, जैसे ही चूल्हा जलता है, कुत्ता आ जाता है। हमें शहर में यह अनुभव नहीं है, लेकिन ग्रामीण जीवन में यह अनुभव है कि उधर चूल्हा जो है चालू हुआ और कुत्ते की घंटी बज जाती है, वो अपने आप ही जो है दरवाजे के आसपास आके चुपचाप बैठ जाएगा। उसे पता है कि लोग खाना बाद में खाएंगे, पहले मुझे मिलेगी। कौवे के लिए रोटी निकलनी है, उसे पता है। मेरे घर में ऐसे यहाँ अपार्टमेंट में जो खिड़की है वहाँ 2-3 कबूतर जो है इधर उधर से आकर कभी कभी बैठ जाते हैं। हमने उन्हें दाना डालना चालू कर दिया। रोटी सवेरे रात की बची हुई रोटी होती है, हम लोग बड़े बहुत ही समझदार लोग हैं ना, तो जो खुद नहीं खाना होता वो चलो थोड़ा सा कबूतर को खिला देते हैं, तो वो रोटी का वो चूड़ा सा करके उसे डाल देते हैं। तो अब स्थिति ये है कि अगर सवेरे जिस समय हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं उस समय वहाँ हमने रोटी नहीं रखी होती, तो वो आकर गुटर करना चालू कर देता है। और संडे को तो ये होता है कि संडे को हम लोग देर से सो के उठते हैं, तो श्रीमती जी मान लीजिए कि यहाँ के बजाय उधर दूसरी तरफ काम कर रही है, तो वो वहाँ जाकर के बोलना शुरू कर देता है 9:30 बजे या 9 बजे इंतजार करने के बाद। यानी दिनचर्या के साथ, घरेलू दिनचर्या के साथ मैं कह रहा हूँ, कुछ पक्षियों का जो संबंध है वो जुड़ जाता है। जैसे तो कौवे ने खुजलाई आंखें, कौवे को भी मिल गया कि राशन मुझे भी मिलेगा, उसने भी अपनी आंखें खुजलानी शुरू कर दी, उसमें भी जीवन आ गया, वरना वो भी चुप्पा पड़ा हुआ। और तब अंत में कवि कहता है, चमक उठी घर भर की आंखें, सारे घर की आंखों में चमक आ गई। जीवन की पहचान क्या है? जीवन की पहचान चमक, दीप्ति है, सौंदर्य जो है उसकी पहचान, जीवन की पहचान गर्मी है, ऊर्जा है, चमक है। जो सौंदर्य के और जीवन के पर्यायवाची शब्द हैं उनमें दीप्ति का बड़ा महत्वपूर्ण, आंखों की चमक। आंखों में चमक ना रहे तो ऐसे जीवन का ही कोई अर्थ नहीं होता। हताशा, निराशा, आंखों में चमक आ गई, हम जी उठे और आशा की है, यानी इसका मतलब यह है कि अब जो है हम इस अकाल से लड़ लेंगे, ये एक ऊर्जा जो है उसका प्रतीक है। तो ये सारी बातें कहाँ खुलेंगी? कृति की बुनावट के स्तर पर। और अंतिम और छठा जो स्तर है वह है कृति की भाषा का स्तर, जिसके बारे में मैं आगे से ही बताता आया हूँ। और ले लो 5-7 मिनट या बेहोश हो गए? 12:30 बजे, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। यानी ये तो हो गया कि एक तरह से हमने कहा कि ये 6 स्तर है। पहला जो वाचन हो उसे करने के बाद शब्दार्थ का बोध कराया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं शब्दार्थ बोधक वाचन। इस तरह से वाचन हो कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट होते चले जाए। आप में से जिन लोगों ने एमए किया होगा हिंदी में, वो जानते होंगे कि कुछ बड़ी कठिन कविताएं हिंदी की मानी जाती हैं, जिनमें एक राम की शक्ति पूजा है और अंधेरे में है, एक असाध्य वीणा। मित्रों, मुझे तीनों कविताएं पढ़ाने का अवसर मिला है और मैं आपसे अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूं, और हर जगह मैं इस बात को कहता हूं कि 50% कविता केवल वाचन से समझ में आ जाए। जो विद्यार्थी ये कहता था, हमने उसे कहा कि मैं राम की शक्ति पूजा या असाध्य वीणा या अंधेरे में पढ़ के आना, वो कहता था पढ़ ही नहीं रही पूरी, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। हमने कहा अब आप बैठिए, आधा घंटा सुनिए अंधेरे में,
और अंधेरे में को आधा घंटा सुनने के बाद हम उससे कहते हैं क्या आप इसके ऊपर 5 मिनट बोल सकते हैं, जो आपकी समझ में आया हो। आप इस स्थिति में होते हैं कि आप 5 मिनट बोल सकते हैं। यानी वाचन का बड़ा महत्व है, जिसे हम ऐसे ही टरका देते हैं और बल्कि ये कहते हैं एक एक पंक्ति पढ़ करके आप समझाना चालू कर देते हैं। पहले पूरी कविता है जो ऑर्गेनिक होल, एक पूरी जैविक सत्ता है, एक पूरी रचना। आप उसके एक वाक्य को समझाना शुरू कर दे नहीं, पहले आप कविता के बारे में बता दीजिए जो बताना है, फिर पूरी कविता को पढ़िए और पढ़ाइए। एक आदर्श वाचन स्वयं कीजिए शब्दार्थ बोधन, तो विद्यार्थियों से कराइए, तब आप आगे बढ़ेंगे शब्दार्थ। फिर दूसरा जो वाचन होगा वह साहित्यार्थ बोधन। पहला तो शब्दार्थ बोधन है, जिसमें आप केवल शब्दों के अर्थ बता देंगे। दूसरा वाचन अब साहित्यिक अर्थ के साथ होना चाहिए, यानी एक एक वाक्य लेकर के, एक एक एंटिटी, एक एक अंश को लेकर के उसका साहित्यिक जो अर्थ है उसे संप्रेषित करना चाहिए। यहाँ भाषा के स्तर पर कुछ प्रायोगिक बिंदु हो सकते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए जब हम शब्दार्थ इत्यादि बताएं। जैसे अपरिचित शब्द, हर शब्द का अर्थ तो नहीं बताना ना, हमें यह है वह है से का अर्थ तो नहीं बताएंगे ना। तो हम प्राय विद्यार्थी से कहते हैं अच्छा इसमें कठिन शब्दों को छांट लीजिए, उनके अर्थ बता। तो असल में कठिन कहना जो है वो उचित नहीं है। कठिन के स्थान पर अधिक उचित होगा कि हम एक शब्द का प्रयोग करें अपरिचित। कठिन लगते ही कठिन सा लगने लगता है ना कुछ। प्रोफेसर सूरजभान सिंह एक बात कहा करते हैं, जो वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग के अध्यक्ष थे, कि शब्द कठिन और सरल नहीं होते, अपरिचित और परिचित होते हैं। जिन शब्दों से हम अपरिचित हैं वे हमें कठिन लगते हैं, एक बार परिचित हो गए तो वे हमारी खेप के हो गए। उदाहरण उन्होंने दिया कि आप एक एरोप्लेन में बैठे या किसी बस में बैठे, आपके बराबर में कोई लड़का या लड़की बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो शुरू में आपको डर लगता है, पता नहीं ये आदमी कैसा है, पता नहीं ये लड़की कैसी है। हम यूं सिकुड़ के बैठते हैं, कहीं अगर जल्दी कौड़ी लग गई तो कहीं चीखना पड़े, बड़े बदतमीज हो जी, उपरोजी, फलाना ठिकाना, पूरी बस को इकट्ठा करके होता है। लड़की भी यूं सिकुड़ के बैठी है, पुरुष भी ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक दो धक्का वक्का सा लगता है, दोनों सीट में फिक्स हो जाते हैं। फिर बात करते हैं भाई आपको कहाँ उतरना है, जब किसी को दिख लिया या वो एक दूसरे पूछते हैं ये इस स्टेशन। अब ये होता है कि उतरने पर वो कहता है मैं आपको वहाँ तक छोड़ आता हूँ, और वो लड़की जो उससे डर रही थी वो कहती है हाँ ठीक है, और दोनों एक ही ऑटो में बैठते हैं। बस से उतरने के बाद वो लड़का उस लड़की को दक्षिणवाद मंदिर 50 सभा में छोड़ के जाता है। दोनों बाय बाय करते हैं, दोनों एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते हैं, और उसके बाद तो फिर दोनों ही एक दूसरे को थैंक्स का SMS करते हैं। थोड़ी देर पहले जिससे डर रहे थे अब वो दोस्त हो गया, अपना हो गया, हो सकता है अगले साल तक शादी भी हो जाए। तो भाषा के साथ भी यही है दोस्तों, शब्द कठिन नहीं होते, अपरिचित होते हैं। हम उनसे थोड़ा सा परिचय करें, बड़ा बढ़िया लगता है। शब्दों के साथ रोमांस कीजिए, उनसे पूछिए उनका आता पता, वे बताएंगे हम कहाँ से आए हैं, कैसे बना। अपरिचित ही है, पूछिए तू आया कहाँ से, तो पता चलेगा अपरिचित, परिचित में अ जोड़ के बन गया। अरे परिचित तो मैं पहले से जानता था, तो अपरिचित समझ में आ गया। शब्दों से उनका आता पता पूछिए, उन्हें पहचानिए, वे अपने हो जाएंगे, आपके शब्दकोश में शामिल हो जाएंगे, और नहीं तो विदेशी बने रहेंगे अपने शब्द। तो अपरिचित शब्दों को वैसे हमने 3 कैटेगरीज में बांटने का सुझाव दिया है। पहला सामान्य शब्द, उस कविता में जो सामान्य शब्द आए हो लेकिन विद्यार्थी उसे नहीं जानता, इनका शब्दार्थ बताने से काम चल जाएगा। मान लीजिए मारुत आ गया,
मरुत, नहीं जानता बच्चा मरुत, तो उसे बता दीजिए मरुत माने वायु। आगे आप उसे पर्याय भी पूछ सकते हैं, वायु के 3 पर्याय बताओ। एक मरुत, आपके पास समय हो तो मरुत से बनने वाले शब्दों के बारे में मारुति बता दीजिए। ये जो मारुति सुजुकी है, ये जो मारुति है, आप इस मारुति को जानते हैं, उस मारुति को नहीं जानते। मुझे आश्चर्य हुआ, पूरे महाराष्ट्र में हनुमान जी को हनुमान जी के रूप में नहीं कहते लोग, नाम मारुति कहते हैं। उत्तर प्रदेश वाला मारुति को जानता ही नहीं कौन है मारुति, और रोज पढ़ रहा है मारुत सुतवीरा। जो मरुत का पुत्र है, वायु का पुत्र है, वो मारुति है। और मारुति में बैठ के जा रहा है, इसलिए मारुति रखा उन्होंने नाम, हनुमान मारुति। फिर दूसरे जो शब्द हैं जिनके बारे में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, वो है पारिभाषिक शब्द। अगर कविता में कोई पारिभाषिक शब्द आया है तो वो हमें समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कबीरदास की पढ़ा रहे हैं, कबीरदास में एक शब्द आता है खसम। ये क्या है? तो खसम माने पति, सामान्य रूप से खसम पति है, लेकिन वहां खसम, ख आकाश, सम तो आकाश के समान रिक्त है, और उसमें जिसमें सब कुछ समा सकता है, वो खसम है। उसके विस्तार की, उसके साथ में जो संभावना पारिभाषिक शब्द के रूप में आया है। या मान लीजिए कि कबीरदास में कि एक शब्द आता है ये जो उनकी योग से संबंधित जो है उनके, उनमें या यही राम मेरे पीऊ मैं राम की बहुरिया। तो यहाँ जो पीऊ और बहुरिया है वे पति और पत्नी तो है ही, लेकिन पति और पत्नी का एक पारिभाषिक अर्थ अद्वैतवाद की दृष्टि से हमें उसे बताना पड़ेगा। और एक है सर उसमें लाली, हाँ लाली मेरे लाल की जीत लाल, या माया। सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है माया। माया महाकलिनी अभिजानी, लोगों ने माया को स्त्री का पर्याय बना दिया। माया महाकलिनी हम जानी, तो स्त्री महाकलिनी के साथ कबीरदास ने स्त्री को नहीं कहा है, माया को कहा है, वो माया है। तो अब उस माया की जो धारणा अवधारणा है, उसके पारिभाषिक शब्द को उसे हमें खोल के बताना पड़ेगा। फिर तीसरा जो है, यानी ये मैं अपरिचित शब्दों में तीसरे प्रकार के हो सकते हैं सांस्कृतिक शब्द। उपनयन, अब बताना पड़ेगा उपनयन क्या है। आज के, हाँ बेटा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही है। खड़ाऊ, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, शब्द आ गया खड़ाऊ। अब आज के बच्चे को खड़ाऊ बताइए, कैसे बताएंगे आप? वहां लिखा वुडन चप्पल, अंग्रेजी अनुवाद में है वुडन चप्पल, लकड़ी की चप्पल। तो खड़ाऊ जो है उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है वो आपको समझाना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या हो गया कि भरत जो है राम से खड़ाऊ मांग रहे हैं, सिर पे रख के ले जा रहे हैं। खड़ाऊ किस तरह से वहां एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया, राम की सत्ता का प्रतीक बन गया। वो चप्पल नहीं है, वो राजशाही जूते नहीं है। हो सकता है राम अयोध्या में चमड़े के जूते पहनते हो, चाहे वो हिरण के चमड़े के होते हो या गाय के चमड़े के, हमें नहीं पता। लेकिन जब वो वनवास के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने वुडन सैंडल ही पहन रखी है, लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए हैं, और भैया राजा उसे भी ले आए कि अब कल से तो नंगे पैर फिरो बेटा। तो दूसरी जोड़ी संभव नहीं थी क्या? तो वो जो खड़ाऊ है वो वास्तव में वैष्णवता का, या कहें कि एक तरह से त्याग और वैराग्य का प्रतीक। कौन पहनता है उस खड़ाऊ को? ब्रह्मचारी को पहननी है खड़ाऊ। तो जब वो
वन में रह रहे हैं सीता और राम, लोग कहते हैं यार 14 साल वन में रहे, एक बच्चा भी नहीं हुआ। एक ही महीना तो रही रावण के यहाँ, बाकी पूरे समय तो रामचंद्र जी के साथ थी। लोगों ने जो परिवार नियोजन वाले हैं बाकायदा इसके वो बनाए पोस्टर्स, भगवान राम से सीखना। वो गए किस रूप में थे? मुनि वेश में, यति वेश में। मुनि वेश और यति वेश का अर्थ है ब्रह्मचारी वेश में, त्यागी के वेश में। वो सीता और राम वहां पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। तो इसलिए वो जो खड़ाऊ है वो बहुत बड़ा प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। और हमें बच्चे को उसे बताना पड़ेगा। क्या छोटी सी चीज अभी जैसे हुक्का आ गया, वो भी एक साल उनको बताना पड़ेगा हमें। फिर कुछ प्रयोग जो विशिष्ट भाषिक प्रयोग हो, मेरा जो जोर है वो सबसे ज्यादा इसी बात पर है कि चूंकि हम सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अर्थ बता देने से काम नहीं चलेगा कविता का। हमें साहित्यिक पाठ जो भी है उसमें भाषा के जो तत्व नहीं है, हम बच्चे को उन्हें पक्का कर पाए। हम बच्चे को बताएं कि भाई तू कहां प्रयोग होता है, तुम कहां प्रयोग होता है और आप कहां प्रयोग होता है। ये हमने बच्चे को बता दिया कि एक व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी वो ये क्यों कह रही है वे सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो बच्चा पूछता है कौन कौन गए थे? अरे भैया गौतम बुद्ध गए थे, तो अनक्षर सखी वह मुझसे कहकर जाता। हमें उसे बताना पड़ेगा कि मर्यादा सूचक बहुवचन प्रयोग करना पड़ेगा आपको, वह के स्थान पर वे का प्रयोग करना। बड़े बड़े लोग लेख लिखते हुए ये लिखते हैं वह जा रहे थे, गलत है। आपको उसे वे लिखना चाहिए, वे जा रहे थे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि यह वे, अब यहां क्या हुआ, वे बहुवचन मर्यादा सूचक एक वचन है। हमने पढ़ा दिया पहले वह एक वचन है, वे बहुवचन है। लेकिन जब मर्यादा रूपक सूचक वह वे आएगा तो यह वे एक वचन और बहुवचन दोनों हो जाएगा। वो हमें संदर्भ से, जो संदर्भ रेफरेंस, इसका कंटेक्स्ट, उससे जोड़ करके अर्थ करना पड़ेगा। यहाँ ये वे एक वचन में है, बहुवचन में। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यहाँ एक बिंदु है। या जैसे वही हमने कहा तू तुम आप, तू किसे कह सकते हैं आप, किस किस को तू कह के पुकारा जाता है। आप और तुम का सबके लिए प्रयोग हो सकता है। तू या तो तिरस्कार सूचक होगा या प्रेम सूचक होगा। भगवान, हे भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, आप बड़े दयालु हैं, हमारी रक्षा कीजिए, ऐसा लगे भगवान बड़ा दूर है। जब तक ये ना कहे कि हे भगवान हम तो तेरी शरण में हैं, अब तू चाहे जैसा चाह वैसा कर, है ना, तो लगता है बस है ये रहा अपना है। और वो तुरंत अभी आके कहने वाला है अरे क्यों परवाह करते हो, मैं हूं ना, नहीं। तो दूसरी चीज जो सह प्रयोग होते हैं, यही आप ये सिखा सकते हैं कौन सा शब्द किस दूसरे शब्द के साथ आता है। जैसा अंग्रेजी में है ना हैंडसम और ब्यूटीफुल, हमारे जैसे मूर्खों को नहीं पता होता तो हम पुरुषों को भी ब्यूटीफुल कहते हैं। कहीं अंग्रेजी बोलनी हो और किसी को कहना हो कि तुम्हारा बच्चा जो है लड़का बड़ा सुंदर है, तो हम कह सकते हैं तुम्हारा बेटा बड़ा ब्यूटीफुल है और तुम्हारी बेटी बड़ी हैंडसम है। तो बेटी हैंडसम नहीं हो सकती और बेटा ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए हम क्यूट कह लेते हैं लोग, आप जाओ क्यूट है। तो मैं कह रहा हूं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ब्यूटीफुल किसके साथ जाता है और हैंडसम किसके साथ जाता है। जैसे हम किसी बहुत बड़े एक मकान को देखते हैं तो उसके साथ कौन कौन से विशेषण जाएंगे। हम किसी आदमी को कहें वाह क्या आलीशान आदमी है,
ऐश्वर्या राय को हम कहें क्या आलीशान लड़की है साहब, नहीं कहेंगे ना। लेकिन ताजमहल है आलीशान, तो इमारत आलीशान होती है। हमें पता होना चाहिए कि इमारत के साथ आलीशान शब्द जाता है। हमें पता होना चाहिए कि भव्य का प्रयोग कहां होगा। व्यक्तित्व के साथ भी आता है भव्य व्यक्तित्व, भव्य भवन। लेकिन आप किसी की भाषा को कहने लगे भव्य भाषा, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भाषा के लिए कोई और शब्द आएगा, भव्य नहीं चलेगा। इन्हें हम कहते हैं भाषिक सहप्रयोग। सहप्रयोग वे शब्द जो साथ साथ चलते हैं। फिर कुछ लाक्षणिक प्रयोग इत्यादि की चर्चा हो जाने की होती है। मुहावरे वगैरह आ गए हो तो उन्हें हम स्पष्ट कर देंगे। यही एक भाषिक जो और बिंदु है, सूक्ति। हर रचना में कहीं ना कहीं एक सूक्ति जरूर होती है। अगर है तो उसे निकाल करके बच्चे को दीजिए, वो जीवन में काम है। कल को उसे उदाहरण की तरह वो इस्तेमाल करेगा। एक छोटा सा वाक्य है, एक सूक्ति दी जाए। जैसे लोहे का स्वाद लोहार से नहीं। क्या डॉक्टर साहब याद है क्या किसी को? घोड़े की घोड़े की नाक। घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम रहती, तो ये सूक्ति है। या वही मेरे देश की संसद तेल की घानी है। मेरे देश की संसद एक घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। या वही जो अभी हम कह रहे थे, मैं पूछता हूं तो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। या कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये सब भूमि की पंक्तियां हैं। सब काव्य दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है। मांझना, बर्तन को मांझ के चमका देना, अज्ञे की पंक्ति। तो कविता में सूक्तियां पिरोई हुई होती है। फिर अगर कोई उसमें विशिष्ट प्रसंग है जिन्हें आप कहते हैं अंतर कथाएं, विश्वामित्र आ गया, मेनका आ गई, तो अब बताना पड़ेगा ना। अगर विश्वामित्र और मेनका को नहीं बताएंगे तो शकुंतला कैसे समझ में आएगी? या मान लीजिए कहीं कविता के बीच में ऐसा आ गया कि मैं तुम्हारे सामने आई तो हूं पर मेरे पास कोई अंगूठी नहीं जिसे दिखाकर अपने आप को प्रमाणित कर सकूं। अब आपको बताना पड़ेगा कि यह अंगूठी कहां से आई है। यहाँ कहां से आई? शकुंतला की अंगूठी है। ये अंतर कथा है। कविता तभी खुलेगी जब आप, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि दुष्यंत ने तो शकुंतला को एक अंगूठी भी दी थी, तुमने तो मुझे वो भी नहीं दी थी, और आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। मेरे पास तो अंगूठी भी नहीं है कि तुम्हें दिखा दो। उसके पास थी, उसने खो दी, मुझे तो दी नहीं कि तुमने अंगूठी। ऐसे धोखा दे के चले आए। और अब मैं वहां से जो है साहिबा साहिबा करती हुई आ रही हूँ। राम तेरी गंगा में वहीं से साहिबा साहिबा करती हुई। इतिहास भूगोल से संबंधित कुछ प्रसंग हो, कुछ व्याकरणिक विशेषताएं जो है उनकी भी आप चर्चा कर सकते हैं। गुनावट के स्तर पर पहले भी बताया मैंने, अलंकारों इत्यादि की बात कर लेंगे आप। गठन की चर्चा मैंने कर दी, रूढ़ियों की बात हो गई, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो गई, समीक्षा हो गया। एक कविता का उदाहरण भी दूं या बस? देखिए कविता है जो मैं बता रहा था, जयशंकर प्रसाद की कविता, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो। कविता का पहले इंटरमीडिएट की किताबों में ये किताब होती, ये कविता होती। बस जल्दी से 5 मिनट में निपटा देते हैं। 1 बजने में 7 मिनट है, हम 1 बजे समाप्त कर देंगे मेरी घड़ी से। ठीक है, कविता पढ़ते हैं, लेकिन सुनिए ध्यान से। ये कविता सौंदर्य को संबोधित है। अब छायावादी कविता में पहले ही कहा था, छायावादी कविता में समस्या क्या है? जो दिखाई देता है उससे तो ऐसे बात करते हैं कि नहीं दिखता, और जो दिखाई नहीं देता उससे ऐसे बात करते हैं कि वो दिखता है। तो
तो असल में तो बात किसी पुरुष या स्त्री से की जा रही है, लेकिन उससे बात ना करके उसके माध्यम से सौंदर्य से बात की जा रही है। सौंदर्य के बहाने से उससे कहा जा रहा है कि सुंदरता से बात करके ये कहा जा रहा है कि तुम ऐसे ऐसे क्यों, अर्थात जो किशोरावस्था का जो सौंदर्य होता है उस सौंदर्य की प्रवृत्तियों को ध्यान में रख के आप इस कविता को सुनिए। तुम कनक किरण के अंतराल में, सुनहरी किरण, कनक किरण, सोने की किरण। एक सोने की किरण का मतलब एक जाल जो है, ऐसा पर्दा जो किरणों से बना हुआ है, अंधेरे का पर्दा नहीं है, सुनहरा पर्दा है। पर्दा है लेकिन सुनहरा पर्दा है, किरणों का। सवेरे जब आप सूर्य उग रहा हो उसकी किरणों को देखें, या रात में जब डूबने लग रहा हो शाम को उसकी किरणों को देखें, तो ऐसा लगता है कि वो एक पर्दा बना रही है, उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। अगर सूरज डूब रहा होता है तो ये बाकी सब चीजें डूबती चली जाती है, उग रहा होता है तो इन्हीं किरणों के पीछे से सब कुछ प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नत मस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन यौवन के, देखिए एक चित्र देखते चलिए, नत मस्तक गर्व वहन करते। जयशंकर प्रसाद लज्जा शब्द में कहते हैं कि जो फल से भरी हुई डाली होती है वो झुक जाती अपनी फलभरता के डर में। तो जैसे ही ये सौंदर्य और यौवन का प्रवेश हो रहा है तो लज्जाशीलता का क्या हुआ, ये खोपड़ी जो कल तक ऐसे रहती थी थोड़ी सी झुक गई। नत मस्तक गर्व वहन करते, है गर्व, सौंदर्य का रूप गर्व है, लेकिन नत मस्तक, नत मस्तक जिसे कहते हैं आप सौंदर्य और शील का मिश्रण, सौंदर्यता के साथ शील। तो नत मस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन रस कण झरते, हे लाज भरे सौंदर्य। अंतर है, ये जो सौंदर्य है कौन सा है, जो वो नहीं है कि एक तरफ अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ जया प्रदा, उनके पुत्र का नाम क्या है, अभिषेक बच्चन, और बीच में कजरारे ठीक है। बल्कि हे लाज भरे सौंदर्य, ये सौंदर्य कौन सा है, लाज भरे, लज्जा से युक्त सौंदर्य। इसलिए मैंने कहा वह सौंदर्य जिसका शील के साथ मिश्रण है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, चुप्पी बड़ी प्रतीक्षा कर रहा है सामने वाला, कह दे इलू इलू बोल दे, अपने आप में भीतर ही भीतर डरे हुए हैं। दूसरा ही बोलेगा, हम तो बोलेंगे नहीं, इसी चक्कर में पूरी जिंदगी निकल गई। उसके कई बच्चे भी हो गए, ये इंतजार ही कर रहे हैं कि मैं कविता का अर्थ नहीं बता रहा हूँ, आपको मनोरंजन कर रहा हूँ, अर्थ नहीं बता रहा। तो के मधुर कगारों पर, फिर यहाँ देखिए शब्दों का प्रयोग देखिए, अधरों। अब आप यहाँ बता सकते हैं अधर, ये गलत है, संस्कृत के नहीं, बिल्कुल ठीक है इसका अर्थ ये, लेकिन संस्कृत में दोनों के लिए अलग शब्द है। ये किसी भाषा की ताकत होती है। जैसे इनका नाम उंगली है, इसका नाम अंगूठा है, पैर की अंगुली और पैर का अंगूठा है। अंग्रेजी में पैर की उंगली और अंगूठों सबको क्या कहते हैं, टो। फिंगर नहीं है, पैर में फिंगर नहीं होती, पैर में जो 10 है वो टो है। तो हर भाषा की अपनी ताकत होती है। लिप्स है दोनों, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। उर्दू में दोनों होठ है, लेकिन हिंदी में नीचे वाला अधर है। अधर, अधर माने नीचे, नीचे वाला अधर है, और जो ऊपर से ढक जाता है ढक्कन वो है ओठ, ओष्ठ, अधरोष्ठ। नीचे वाला अधर है, ऊपर वाला ओठ है। मतलब बताने के लिए भी जानकारी, शब्दार्थ तो बता दिया अधर माने होठ, लेकिन आप आगे की जानकारी उसे दे सकते हैं कि अधरोष्ठ जो है वो दोनों मिलकर के होते हैं।
हाँ? वो अधर नीचे वाला है, ओष्ठ ऊपर वाला है, तो ढक्कन की तरह ढकता है, ओष्ठ ढकले से, अधर जो नीचे है, अधर, इसीलिए मुरली कहाँ धरी जाएगी? ऊपर नहीं धरी जाएगी, अधर धरत, नीचे वाले होठ पर धरता है वो, अधर धरत। देखिए इसी में दोनों शब्द आए हैं, अधर भी और ओष्ठ भी, ये दो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट जोत। एक जगह अधर कहा, दूसरी जगह ओठ कहा, क्यों? क्योंकि अधर के ऊपर तो मुरली रखी गई है, उसके ऊपर जो ज्योति पड़ रही है किस किस की? ओठ दीठ पट जोत। ओठ की ऊपर का जो होठ है उसकी ज्योति पड़ रही है, हल्की सी लालिमा। फिर दीठ दृष्टि सांवली, काली आंखें, कजरारी आंखें, कजरारे कजरारे वही तो कृष्ण के भी नाम ही है, नीले नीले कमल वगैरह वगैरह कुछ कहा जाता है। फिर जो है तीसरी चीज पट, कपड़े जो है उनके पीले रंग के, और बांसुरी का रंग हरा, तो सारा रिफ्लेक्शन में मिला करके हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। तो यहाँ आप देखिए रचनाकार ने अधर और ओष्ठ दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ मौका है कि आप बच्चे को बता सकें कि अधर और ओष्ठ में क्या अंतर है। आप ओष्ठ के स्थान पर अधर रख सकते हैं, लेकिन अधर के स्थान पर ओष्ठ नहीं रख सकते। अगर कहें कि ओठ धरत हरि के परत अधर दी, ओष्ठ के ऊपर नहीं रख सकते बांसुरी को, वो अधर के ऊपर ही रखी जाएगी। अधरों के यहाँ बड़ा सुंदर शब्द बनाया है कवि ने, मधुर कगारों पर। कगार माने किनारा, नदी का जो कगार होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ सा, नीचे से जो मिट्टी कटती चली जाती है, ऊपर से जो भाग उसकी बच जाती है, उसे उसके लिए शब्द है कगार, एज जैसा एक पात्र का छज्जा सा जो होता है। अधरों के मधुर कगारों पर, उसके लिए विशेषण लाया वो मधुर, क्योंकि कगार अपने आप में बड़ा खराब सा है। मधुर कगार, उसके किनारे पे आगे हम चर्चा करेंगे। कल कल ध्वनि के गुंजारों में, यहाँ भी शब्द ध्वनि के लिए कल कल, कल कल जो है वो ध्वनि के साथ ही आएगा, ये सह प्रयोग है। जो बातें मैंने कही ना उसके साथ जोड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल कल ध्वनि, मरमर ध्वनि, कल कल ध्वनि, तो ध्वनि के साथ कल कल शब्द का प्रयोग हुआ, और इसी के साथ गुंजार शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये एक ही परिवार के शब्द हुए, कल कल ध्वनि और गुंजार। कल कल ध्वनि के गुंजारों में पानी की ध्वनि भी बता रही है कविता। मधु सरिता सी यह हंसी तरल, सरिता कैसी है? नदी। मधु, अब ये ऐसा नहीं है कि हाँ देखिए अभी याद आया, बम्बई हम गए थे तो हमारा जो हम 4-5, क्योंकि ये उसी तरह से है जैसे कि वल्लभाचार्य के लिए कृष्ण सब तरफ से मधुरी मधुर है। अधरम मधुरम दशरथम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम कुछ है, तो उसी तरह से छायावादी कवियों का प्रिय शब्द है मधु। तो सरिता मधु है, यहाँ मधु का अर्थ हुआ यानी जो आकर्षणमय है। मधु सरिता सी यह हंसी तरल, हंसी के लिए विशेषण लिया तरल हंसी। हंसी तो हंसी है, वो कैसे तरल होगी? तो इसे हम कहते हैं विशेषण विपर्यय का प्रयोग है। ऐसे विशेषणों का प्रयोग जो कि व्याख्या की आवश्यकता है। अपनी पीते रहते हो, क्यों? हंसी तो आती है लेकिन दांतों से दबा ली है, दांतों से दबा ली हंसी को। इसको कहा गया मधु सरिता सी है हंसी तरल, अपनी पीते रहते हो, अपनी हंसी को अपने भीतर ही पी लिया। क्यों? क्योंकि माता पिता ने बचपन से क्या सिखाया? लड़कियां जोर से नहीं है, दांत नहीं दिखाने, सिखाते हैं ना, आप नहीं सीखते हम लोग। गीत चली रजनीगंधा की कली खिली, अब शांत मलय आकुलित दुकूल, कलित हो जो छुट्टे हो क्यों। इसके बाद हमने इसमें
विशिष्ट शब्दों के अर्थों को रखा है। आप बता सकते हैं कनक, अब कम से कम ऐसे शब्द के दो पर्याय दीजिए, स्वर्ण भी और सोना भी। लुक छिप कर है, इसके बारे में बताएं। कनक का भी वो प्रयोग भी बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं। सिर्फ छिपना ही नहीं, किसी ने देखा तो नहीं आते जाते, नहीं मैं आई हूं छिपते छिपाते। देखिए ये जो छिपना छिपाना है, इसका क्या कि बहुत गुप्त रूप से आई है मिलने के लिए अभिसारिणी नायिका। तो लुक छिप कर, अपने आप को छिपा करके भी, किसको दिखे भी नहीं, इस तरह से बहुत गुप्त रूप से, धन इत्यादि इस तरह से शब्दों की चर्चा। फिर लाक्षणिक प्रयोग जो कि छायावादी कविता की विशेषता है, एक उदाहरण देता हूं। जैसे आया लाज भरा सौंदर्य, तो असल में सौंदर्य नहीं बल्कि लज्जाशील सुंदर नारी, ये अर्थ वहां है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो का अर्थ है हे लज्जाशील सुंदर नारी, यह बताओ कि तुम चुप क्यों रहती हो, कह दो यार, कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहने को तैयार नहीं। फिर जो गठन की बात है, उसमें इस कविता की जो विशेषता है वो है इसमें बनने वाले बिंब, जो चाक्षुष बिंब है। अब पहले हमें जानना पड़ेगा बिंब क्या होता है। कम से कम ये चीजें कि ऐसा वर्णन कि आंखों के सामने चित्र खड़ा होता है, इस कविता में वो बहुत ज्यादा है। जगह जगह रंग है, जैसे यही है बादल वाला चित्र है, धन का गिरना, रस का बरसना इत्यादि के, और इसमें कोमलता का गुण और माधुर्य का गुण है, यह होता है। फिर भाषा स्तरीय पाठ्य बिंदु साहित्यिक आ ही गए हैं पहले। इसकी विशेषता है कि ये कविता संबोधनात्मक कविता है, संबोधित कविता है। ये भी इसकी जो साहित्यिक भाषा स्तर का एक है। नारी सौंदर्य वर्णन की छायावादी परंपरा के अनुसार चरम सौंदर्य का मधुर प्रभाव परक तथा स्थूल का सूक्ष्म रूप में वर्णन, ये चीज हमें जान के जाना पड़ेगा कि इसमें यह वर्णन है, नारी सौंदर्य का वर्णन है, छायावादी परंपरा के अनुसार है, और सौंदर्य का जो चरमोत्कर्ष है उसका जो मधुर प्रभाव, बेहोश कर देने वाला है? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिह चितवत एक बार। सुनाएगा रसलीन नाम की एक कविता है, आंखों के सौंदर्य के बारे में। 3 तरह की आंखें इसमें बताई। एक वे आंखें जो सफेद है, दूसरी वे आंखें जो कजरारी है, काली है, और तीसरी वे आंखें जो रत्नारी है, लाल डोरे वाली आंखें। तो पहले प्रकार की आंखें अमृत से भरी हुई है, दूसरे प्रकार की आंखें विष से भरी हुई है, कजरारी आंखें विष, और तीसरे प्रकार की बारूणी से, शराब से, मद से भरी हुई है, लाल आंखें। तो कहता है कभी अमीय हलाहल मद भरे, जो दीपक अलंकार कहते हैं, 3 शब्दों का अगले 3 शब्दों से संबंध। अमीय अमृत, हलाहल विष, मद नशा शराब, भरे श्वेत श्याम रत्नार, 3 तरह की आंखें। श्वेत उसमें शीशे में देख लेना किसकी कैसी है, कि सफेद आंखें हैं अमृत से भरी हुई, कि जहर से भरी हुई विषभुजी। काली आंखें हैं कि रत्नारी है, लाल है। अगली पंक्ति में इसका प्रभाव बताया है, जियत मरत झुकी झुकी परत। पहले प्रकार की आंखों के दर्शन से, उस पहले वाले से अगर आंख मिलाओगी तो क्या होगा, जियत, जीवन का अनुभव होगा। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, है ना, वो अमृत है। अमीय, और दूसरे कजरारे, काले वाली आंखें क्या है, कजरारे, मरत। मरत वो कह रहा है पूरे गांव में आग लगी है तेरे वजह से, कहता है ना, तेरे शहर वाले बदनाम हो रहे, क्या है, बदनाम हो रहे, तेरे शहर वाले बदनाम हो रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा है, बदनाम हो रहे हैं सारे शहर वाले वगैरह। तो इसीलिए तू मरत,
और जो रत्नारे आंखें हैं, रत्नारी आंखें, झुकी झुकी परत, जिसमें पीली हो शराब ना, झुकी झुकी परत, लड़खड़ाने लगे। ठीक है, अब तय कर लीजिए आपको कौन सी आंखें अपनी रखनी है और कौन से आंख मिलानी है। तो सौंदर्य का मधुर प्रभाव, यहाँ जो बात कही है वह है मधुर प्रभाव। ये जो सौंदर्य है ये उदात्त सौंदर्य, उज्ज्वल सौंदर्य, छायावादी कवियों का जो प्रियतम है उसके लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं आलोक सुंदर है। उसका सौंदर्य आलोकमय है, प्रकाशमय है, हिरणमय है, जो वैदिक जो हमारी सौंदर्य की परंपरा है उसके साथ जुड़ता है। जहाँ ये कहा गया कि सत्य ही सुंदर है और वह सौंदर्य, वह जो सौंदर्य है वह सत्य एक हिरणमय पात्र में, एक हिरणमय कनक घट में छिपा हुआ है। और वो हिरणमय कनक घट ये मनुष्य का अपना जीवन है, इसी में वो चरम सौंदर्य छिपा हुआ है। ये इसकी दार्शनिक व्याख्या की तरफ जाएगी। मधुर प्रभावपरक तथा दूसरी चीज स्थूल का सूक्ष्म रूप में वर्णन, नारी का वर्णन कर रहा है लेकिन नारी नहीं कह रहा है, सुंदरी नहीं कह रहा, सौंदर्य कह रहा है। सुंदरी स्थूल है, स्थूल का मतलब ये कितनी मोटी है, स्थूल मतलब मूर्त है, उसे देखा जा सकता है। सौंदर्य अमूर्त है, उसे महसूस किया जा सकता है। तो जो महसूस करने वाली चीज है उसका वर्णन ऐसे करता है जैसे दिखने वाली हो, और दिखने वाली चीज का वर्णन ऐसे करता है जैसे महसूस करने वाली हो। यही जो विशेषता है छायावादी काव्य की है कि स्थूल का सूक्ष्म और सूक्ष्म का स्थूल की तरह वर्णन करना। फिर मानव सौंदर्य के वर्णन में प्रकृति के उपकरणों का पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें आए हैं कनक किरण से लेकर के बादल और रस और सरिता, पूरी प्रकृति का वर्णन आया है। लेकिन ये प्रकृति का वर्णन मानव सौंदर्य को उभारने के लिए आया है। अभी और भी एक दो साइड वाली बाकी है, आप लोगों ने बहुत ही, आप लोगों के प्रति मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि आपको इससे कोई लाभ हुआ होगा, लेकिन ये कामना जरूर करता हूँ कि अगर आपको ये लगे कहीं कभी पढ़ाते समय कि ये व्याख्यान आपके किसी काम आया, तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा। मित्रों, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमारे जो भी हमारे अध्यापक मित्र हैं उन्होंने सारी चीजें जानते हुए भी इतनी देर तक मुझे झेला, मैं विशेष रूप से आप सबको आज का जो अति विशिष्ट कार्यक्रम रहा है, अतिथि व्याख्यान के रूप में हमने जो ये आज आयोजन किया है, उसके अंतर्गत सबसे विशेष बात ये रही कि भाषा के वास्तविक विद्वान, देवनागरी लिपि की विशेषता हम तो किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि की विशेषता है प्रत्यक्ष रूप में डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा सर ने अभी पद्य शिक्षण के अंतर्गत कई चीज़ें बताई हैं। उसमें से सर ने भी अंत में कहा इसमें से अगर आपको कुछ लाभ हुआ होगा तो बहुत लाभ है, क्योंकि सर को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, हर वर्ष एक विशेष बात पूछी जाती है, काव्य सिखाया नहीं जाता, काव्य की सौंदर्यानुभूति की जाती है। तो इसे पूरे अपने 2.25 घंटे के व्याख्यान के अंतर्गत डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा सर ने इतने अच्छे विचार बताए, और उन्होंने अपनी अंतिम जो व्याख्यान की शैली है, ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, इस कविता पाठ को केवल पढ़ा नहीं बल्कि उसकी सौंदर्य की अनुभूति भी आपको कराई है। हमेशा ऐसे व्याख्याताओं उसकी ओर से हमें अगर ज्ञान मिलता रहे तो हम अपने जीवन को हमेशा उज्जवल बनाएंगे। तो सर को मैं कॉलेज परिवार की ओर से, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सीतानारायण मैडम की ओर से, समस्त प्रवक्ता वृंद की ओर से और छात्र छात्राध्यापकी की ओर से, सभा परिवार की ओर से हमारे आमंत्रण का स्वीकार कर इस व्याख्यान में अपना 2.25 घंटे का, सबसे विशेष बात ये रही, बीच में पानी भेजा गया लेकिन सर ने पानी तक नहीं पिया। हम भी 1-1 घंटे में पानी पीते हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी सर की इतनी ताजगी है।
पीरियड में आज एक अति विशिष्ट ये लैपटॉप के माध्यम से सर ने हमें जो बताया है एक नवीकरण जो हमें सीखना चाहिए। इनोवेशन इन एजुकेशन, शिक्षा के अंतर्गत नवनवीन चीजें हम तो केवल किताब में सीखते हैं, सर ने प्रत्यक्ष करके बताया है। तो सर को हम ये भी वादा करते हैं अगले बार जब हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे तो उस समय OSP की भी व्यवस्था करेंगे और एक प्रोजेक्टर की। तो सर को पुनः एक बार धन्यवाद। साथ ही साथ सर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, समय कम है, आप सभी को भी भूख लग गई होगी। और PG विभाग के समस्त प्रवक्ता वृंद, डॉक्टर मृत्युंजय सर, तिवारी सर, हमारे नीरजा मैडम की एक विशेषता है स्रवंती की सह संपादिका है, साथ ही साथ बलवीन कौर मैडम और सायरा बानो मैडम, इन सबको भी हम कॉलेज परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम में वृंद भी है। वैसे तो कार्यक्रम हमारा ही है, इसलिए हमें अपने आप को धन्यवाद नहीं देना चाहिए क्योंकि मैडम के आदेशानुसार हम अपने सभी कार्य करते हैं। फिर भी आप सभी प्रशिक्षणार्थियों ओर से हम सभी को वाक्य बोलना चाहूँगी। सर के साथ साथ जो PG डिपार्टमेंट के स्टाफ पूरा यहाँ पर आया है, इसके लिए हमारे कार्यक्रम की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए उनसे निवेदन है कि एकदम बाहर ना जाए, स्टाफ को में आए। धन्यवाद सर।